हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। सो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो डिटेल प्रोसेस मेंशन किया गया है, यहाँ कह रहे हैं डिटेल प्रोसेस जो मेंशन किया गया है जजेस की इम्पीचमेंट के लिए, मतलब जजेस जो हैं उनको रिमूव करने के लिए जो पूरा डिटेल प्रोसेस है वो कहाँ मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। सो ये चीज़ बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, और ये दोनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, the motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। वो स्पीकर के ऊपर है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दें, या फिर चाहे तो एक्सेप्ट कर लें। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of the total membership of that house and by not less than two-thirds of the total members of that house present and voting। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट थी। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following proved misbehavior incapacity violation of the constitution। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, which of the above are the grounds on which a judge of supreme court और high court can be removed। सो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए जो है बेसिकली क्या चीज़ें मेंशन की गई है कि किन बेसिस पे हम रिमूव कर सकते हैं हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। सो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ मेंशन की गई है जिन बेसिस पे हम किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट का चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो बेसिकली ये थेरेपी जो होती है किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए होती है, ये होता है बेसिकली मलेरिया के लिए। सो मलेरिया जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मलेरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिलियल इन्फेंटिसाइड इन एनिमल। सो फिलियल इन्फेंटिसाइड इन एनिमल, इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने बतानी है कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है, फिलियल इन्फेंटिसाइड इज एन एक्ट बाय अ पेरेंट और पेरेंट्स दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ देयर चाइल्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फिलियल इन्फेंटिसाइड मे अकर टू कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑलवेज अ साइन ऑफ पुअर पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स इन एनिमल्स। तो यहाँ पे ये थर्ड जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पूरा पेरेंटिंग जो है वो शो करे। तो यहाँ पे बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस गुरुवायूर देवासोम टेम्पल। सो गुरुवायूर देवासोम टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये टेम्पल कहाँ है, ये टेम्पल होता है केरला में। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, हमने बतानी है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। और पार्लियामेंट को समन कौन करता है, पार्लियामेंट को समन करते हैं प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ये मेंशन है हमारा आर्टिकल 85 में। सेकंड स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 3 मंथ्स। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये इनकरेक्ट है हमारा। 3 मंथ्स नहीं होता है, मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में वो सिर्फ 6 मंथ हो सकता है, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 मंथ्स मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू समन एंड प्रोरोग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। मैंने अभी बताया था आपको इस वाले स्टेटमेंट में कि समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। सो समन एंड प्रोरोग की जो पावर होती है वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर होगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द हीरो ऑफ वाईकॉम सत्याग्रह। सो वाईकॉम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वाईकॉम सत्याग्रह कब हुआ था हमारा? वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था 1924 में। सो 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था और ये किस चीज़ के लिए था? ये लोअर कास्ट की राइट्स के लिए था बेसिकली, कि उन्हें एंट्री मिले टेम्पल्स में। इसे हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी कहते हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी कहते हैं वाईकॉम सत्याग्रह को। ये स्टार्ट हुआ था 1924 में और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनमें से एक हैं के यल्लाप्पन। सो सी जो होगा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, के यल्लाप्पन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, सी.डी. देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो सी.डी. देशमुख जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। और ये कब बने थे? ये बने थे 1943 से 1949। सो 1943 से 1949 तक थे ये फर्स्ट इंडियन थे सी.डी. देशमुख जो गवर्नर बने थे आरबीआई के। सेकंड है ऑसबॉर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई। और फर्स्ट जो थे गवर्नर आरबीआई के, जो फर्स्ट, अगर हम जनरल बात करते हैं कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर वहाँ पे इंडियन पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे तो ये है सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख का टेन्योर था 1943 टू 1949 एंड सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। इनका जो टेन्योर था वो था 1935 से 1937 तक। थर्ड स्टेटमेंट है, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है बेनेगल रामाराव वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बेनेगल रामाराव जो थे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है और ये कब से कब तक थे? ये 1949 से 1957 तक थे। 1949 से 1957 तक थे बेनेगल रामाराव, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है आरबीआई के। फर्स्ट गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका टेन्योर था 1934 से 1935 से 1937 तक। सी.डी. देशमुख जो हैं ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर है आरबीआई के 1943 टू 1949 एंड अगर हम लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई की बात करें तो वो थे बेनेगल रामाराव, ये थे 1949 टू 1957। 7 ईयर्स एंड 197 डेज तक थे ये बेनेगल रामाराव। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल 3। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑल 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट थी। थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिरूर मठ केस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ। शिरूर मठ केस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ये केस कब का है? 1954 का, और इसमें रिलीजियस फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ से रिलेट है ये रिलीजियस फ्रीडम से। शिरूर मठ केस 1954, रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है लोकसभा में तो क्या होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ अगर देखें डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। सो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो क्या करते हैं, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर रिज़ाइन देना होता है प्राइम मिनिस्टर को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई पहले कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है रिजाइनेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पे रिजाइन देना होता है, ऑटोमेटिकली लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है यहाँ पे डिसॉल्यूशन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है। सो ये जो हो गया, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा वैसे भी डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि राज्यसभा क्या है, हमारा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात ही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट भी अगर किसी भी चीज़ में ये स्टेटमेंट आ जाए कि डिसॉल्यूशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है और ना ही राज्यसभा एबॉलिश्ड होती है। ठीक है, ना ही एबॉलिश्ड कर सकते हैं ना ही डिसॉल्व होती है राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे 2 और 3, जो यहाँ पे हमारा करेक्ट है, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। आंसर होगा ओनली 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।